नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, क्योंकि बिहार की राजनीति का दायरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है और कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी देख रहे हैं और उनका जो है आज से 3 दिन के लिए दिल्ली प्रवास पर वो रहेंगे। 3 दिन के लिए उनका जो है दिल्ली दौरा होने वाला है और इस दौरे के दौरान वो विपक्षी दलों के नेताओं को जो है वो साधने की भरकस कोशिश करेंगे। माना ये भी जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं और इसको लेकर जो है तैयारियां वो अभी से शुरू कर चुके हैं। कह सकते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से बिहार का राजनीतिक परिवेश जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। राजनीतिक जो समीकरण था उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला था, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी से अलग होके जेडीयू ने आरजेडी का दामन थामा और मिलकर जो है दोबारा कह सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी नीतीश कुमार ने और डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव जो है उन्होंने शपथ ली थी और कहा अब ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नीतीश कुमार अपने आप को देख रहे हैं। और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मयूर जानी जी, उनसे ही जानेंगे कि ये जो बिहार का जो पूरी तरीके से राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ दिख रहा है और इसी के बीच जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका दौरा जो है आज दिल्ली का है और 3 दिन वो दिल्ली में रहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे ये कहेंगे कि वो उनमें जो है विपक्षी दल की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। इस बारे में भी बात कर सकते हैं। सीधे चलते हैं हमारे नेशनल एडिटर मयूर जानी जी के पास, उनसे जानते हैं कि क्या है समीकरण बिहार का। जी शोभित, जैसे आप अभी शुरुआत में कह रहे थे दर्शकों से, हम ये कार्यक्रम करते हैं, इसका नाम हमने रखा हुआ है राष्ट्र संवाद। और राष्ट्र संवाद रखने के पीछे जो वजह है, कारण है, ये है कि राष्ट्र से संबंधित जो भी अहम मुद्दे होते हैं जी, पर्टिकुलरली सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो में, ठीक है, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से देश राष्ट्र को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, असर छोड़ते हैं। हो सकता है कि ये असर अभी ना हमको दिखे, लेकिन आने वाले दिनों मतलब फ्यूचर में भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो आज घट रही हैं जो कल जाके प्रभावित कर सकती है, तो उन सब चीज़ों पर हम नज़र रखते हैं और उसका विश्लेषण करके आप तक उसके मायने क्या होते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। इसलिए इसका हमने जो है वो नाम रखा है राष्ट्र संवाद। जहां संवाद होता है तो संवाद करने की कोशिश करते हैं, हम ये आपस में भी कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं, तो इसलिए ये कार्यक्रम ये। और जब आप बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार बिल्कुल 3 दिन के दौरे पे, दिल्ली के दौरे पे हैं। अब आप सबको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर, तो वो बिहार के दौरे पे थे और मिले, नीतीश से भी मिले और तेजस्वी से भी मिले। और इस मुलाकात को ये कहा गया कि भाई विपक्ष का जो खेमा है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, चुनाव में, वो चाहता है कि कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी का जो ये विजय रथ हर एक चुनाव में जो बिना रुके आगे बढ़ रहा है, एक अश्वमेध यज्ञ की तरह, ठीक है, इसको रोका जाए कैसे भी करके। अब कैसे रोका जाए, इस पर सहमति नहीं बन पा रही है। केसीआर जब गए वहाँ पे, उसके बाद त्यागी जी का निवेदन हुआ। निवेदन में उन्होंने कहा कि भाई केसीआर आए तो हैं विपक्षी एकता के लिए, लेकिन वो चाहते हैं कि इस पूरे विपक्षी एकता वाली जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें कांग्रेस को बाहर रखा जाए। तो ये त्यागी जी का निवेदन था जो उन्होंने दिया था जी। अब नीतीश के लिए बहुत मुश्किल और कठिन काम है, इसलिए क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि शरद पवार काफ़ी लंबे एक अरसे से ये कोशिश में जुटे हुए हैं कि सभी विपक्ष जो है एक मंच पर आ जाए और 2024 में एक ऐसा मोर्चा बने जिस मोर्चे के जरिए बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी जा सके। अब पवार भी दिल्ली में है, नीतीश दिल्ली आए, उनकी पवार से मुलाकात होनी है। कहा जा रहा है कि शायद बुधवार को मुलाकात होनी है।
उससे पहले नीतीश ये भी कोशिश में लगे हुए हैं कि समाजवादी जो कुनबा है अखिलेश यादव का, वो पिछले 2017 के चुनाव के मुकाबले 2022 में बहुत अच्छा प्रदर्शन उन लोगों ने किया है। तो वो चाहते हैं कि वो भी उनके साथ जुड़े और समाजवादी पार्टी के साथ जितने प्रादेशिक और छोटे लघु पक्ष जो जुड़े हैं वो भी उनके खेमे में, उस पूरी मुहिम में उनके साथ जुड़ जाए। अब मजे की बात यह है शोभित जी कि हर कोई विपक्ष, मतलब जो बड़ा या अपनी बात रखने की ऐसी क्षमता रखता हो जिसको सुनना पड़ेगा, वो कांग्रेस को इस मोर्चे में नहीं चाहता है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि भाई वो तो चुनावी एक लड़ रही, मतलब वो 2024 में ये जो मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें से अपने आप को उसने अलग कर दिया है। दूसरा एक जो प्रभावी विपक्ष है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने भी अपने आप को इस मोर्चे से अलग कर दिया हुआ है और वो कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगे और हमें इस गुट में इस मोर्चे में शामिल नहीं होना है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या कोशिश करेंगे नीतीश कि वो अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करें। क्या वो ये कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के खिलाफ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही मतलब वही एक पार्टी नहीं है जो चाहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो। अब तो ये समझ में आ रहा है कि जो विपक्ष है वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त विपक्ष हो। तो सवाल ये खड़ा होता है शोभित जी कि कांग्रेस जाएगा, ये पार्टी जाएगी कहाँ पे। राहुल गांधी आज अहमदाबाद में है, कुछ 52,000 बूथ पदाधिकारी जो हैं, तो उन सब से आज वो साबरमती रिवर फ्रंट पर बैठ के बात करेंगे और उनको उत्साहित करके, उनको मोटिवेट करके बूथ पे, हर एक बूथ पे जितने हो सके उतने ज़्यादा कांग्रेस के समर्थक और मतदाताओं को कैसे लाया जाए उस पर वो बात करने वाले हैं। लेकिन ये अचरज है कि टीएमसी भी नहीं चाहती कि कांग्रेस विपक्षी मोर्चे में हो, ये टीआरएस भी नहीं चाहती कि कांग्रेस विपक्षी मोर्चे में हो, आम आदमी पार्टी तो इस सबसे बाहर है। तो इस स्थिति में ये कैसे समझना पड़ेगा कि ये कैसे हो सकता है कि ये विपक्षी मोर्चा बनेगा। हालांकि नीतीश ने अपना पक्ष बिल्कुल जरूर साफ रखा हुआ है। नीतीश ने कहा है कि भाई देखिए, वामपंथी दल और कांग्रेस ये दोनों को बाहर रख के विपक्ष का मोर्चा बनाना और उसको लेके 2024 में नरेंद्र मोदी को टक्कर देना मुमकिन नहीं है। पर अब उनकी बात कितने लोग सुनेंगे कितने नहीं सुनेंगे, वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी लिखी जाएगी आने वाले दिनों में। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी ये 3 दिन का दौरा जो है इनका बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है, इसमें कोई दौरा नहीं है शोभित भाई जी। जैसा कि आपने कहा कि 3 दिन का दौरा है, काफी महत्वपूर्ण है जी। लेकिन कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में ऐसा क्या गड़बड़ हुआ, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था। पिछले अगर कुछ दिनों की बात करेंगे तो काफी कुछ अच्छा चल रहा था, लगातार प्रधानमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए भी देखे गए थे। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, यहाँ तक कि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जेपी नड्डा, उन्होंने भी नीतीश कुमार की तारीफ की थी। फिर अचानक से समय कैसे बदल गया, या प्रधानमंत्री या पद की उम्मीदवारी उनके नीतीश कुमार के मन में पहले से ही थी? क्योंकि जब भी कभी बात हुई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए उनको लेकर, तो उन्होंने सिरे से इस चीज को नकार दिया कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं होऊंगा। और फिर अंत में जब उन्होंने बीजेपी का थोड़ा आरजेडी भी जुड़े, बड़ा पोटेंशियल भी पता नहीं है कि नहीं है, किसको मालूम नहीं। लेकिन वो व्यक्ति मन में ये अपेक्षा और ये एक इच्छा रख के बिल्कुल चलता है, एक एम्बिशन रख के चलता है कि भाई मैं, तो वही चीज राजनीति में, वही चीज कॉर्पोरेट में जो काम करता है वो चाहता है कभी वो एक या तो सीईओ बन जाए या कभी कोई एमडी बन जाए, कभी खुद की कंपनी शुरू करते हैं। अपेक्षा और महत्वाकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं, जो नीतीश भी रखते थे। और आप सबको याद होगा 2012 तक नीतीश को ये माना जाता था कि अगला जो प्रधानमंत्री पद का 2014 का जो प्रधानमंत्री पद का एक बहुत बड़ा ताकतवर उम्मीदवार होगा वो नीतीश कुमार होगा।
और 2010 से 12 के बीच में स्थितियाँ बहुत सारी बदल गई। हम सब ने देखा कि जिस तरह से अन्ना का आंदोलन हुआ, उसके बाद केजरीवाल भी जो है वो रोशनी में आए और यूपीए की छवि जो है बड़ी धूमिल हो गई और वो सरकार गई और नरेंद्र मोदी एकमात्र इस देश के संपूर्ण रूप से साफ सुथरे, प्रामाणिक और कुशल वहीवटकर्ता के रूप में सबके सामने आए। तो ये तो उस समय की बात होगी, लेकिन मैं इस मुद्दे पर वापस आना चाहता हूँ कि नीतीश की तारीफ हो रही थी, सब ठीक है, लेकिन चीज़ें जो है बहुत पहले जो घटित होना शुरू हो गई थी। वो ये था कि एक विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, जिसको हाँ तो बोला गया था लेकिन दिया नहीं जा रहा था बिहार, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात थी। इसको लेकर जो है नीतीश की जो खुद की वोट बैंक और उनकी खुद की पार्टी समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता जो है, उनमें बहुत सारे सवाल थे जो नीतीश कुमार को पूछे जाते थे, लेकिन उसका जवाब नीतीश कुमार दे नहीं पाते थे। दूसरी बात नीतीश को बहुत जो खटकी थी वो ये थी कि नीतीश, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के साथ ही मिलकर सरकार बनाई, टिकट का बंटवारा भी हुआ उस तरह से, लेकिन दूसरी ओर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय एलजेपी को भी उस तरह से एक बिहाइंड द डोर जिसे कहते हैं, एक इस तरह से समर्थन दिया और जो पिछड़े और अति पिछड़ों के जो वोट थे वो एलजेपी जो है वो काट गई। तो जो ये 43 सीट मिली थी उनको, उस इतनी जो सीटें उनकी कम हो गई पिछले चुनाव के मुकाबले, उसमें नीतीश जी ये बिल्कुल ये माना करते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक कूटनीति काम कर गई, जो अपने उनकी जो वोट बैंक है पिछड़ों की और अति पिछड़ों की, तो उस पर जो एलजेपी है उसने कब्जा कर लिया, उसमें समर्थन काफी सारा जो है भारतीय जनता पार्टी से मिला। ये नीतीश के मन में ये खटक थी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो केंद्र की ओर के लिए जाते थे, उसमें नीतीश सहमत हुआ नहीं करते, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जीएसटी में जो वो 5% बढ़ा जो खाने पीने की जो चीजें हैं उस पर, उससे नीतीश सहमत नहीं थे। ये अग्निवीरों को लेकर जो निर्णय लिया गया और उसमें जिस तरह से युवाओं के साथ जो है वो बर्ताव किया गया, उस बात से कभी वो वाबस्ता नहीं थे नीतीश, पर बोल नहीं पाते थे। ठीक है, ये सीए वाला भी मामला वैसा ही कुछ है। तो उनकी जुबान जो है वो खुल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो गठबंधन में थे और इसलिए वो अपना मत स्पष्ट कर नहीं पा रहे थे, जो उनको बहुत तकलीफ दे रहा था। तो ये सब कारण थे और उनको ये भी पता था, क्योंकि जेपी नड्डा कुछ दिनों पहले जब ये 11 अगस्त से कुछ 8-10 दिन पहले जब वो आए थे बिहार में, तो उनका एक बयान था कि भाई आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी रहेगी, बाकी विपक्ष जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। तो ये बड़ा एक रेड फ्लैग था, ये एक लाल बत्ती थी नीतीश के सामने कि अब ये बोल भी रहे हैं, तो मतलब कि, और फिर आप सब देख रहे हैं कि प्रादेशिक पक्षों को खत्म करने की जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी बैठती है किसी भी प्रदेश में, उस प्रदेश में फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ता है, उस पार्टी का धीरे धीरे कम होता जाता है जो पहले बहुत सक्षम हुआ करती थी। तो ये उदाहरण भी उनके सामने है। तो बीजेपी का साथ छोड़ने के पीछे बहुत सारे कारण है। प्रधानमंत्री तो बनना चाहते ही, लेकिन वो एकमात्र कारण नहीं है। अब वो फिर से जो है लालू जी की पार्टी के साथ जुड़ गए हैं और सरकार वहां पर चला रहे हैं, अब वो ये समझना चाहते हैं कि उनकी स्वीकार्यता, उनकी स्वीकृति विपक्षी जो जितने भी देश के विपक्ष हैं, जो बहुत सारे प्रादेशिक पक्ष हैं, उनमें कितनी हो सकती है। ये मेरे ख्याल से एक परीक्षण है जो कर रहे हैं अभी वो, कि भाई मैं कितना स्वीकृत हूँ। तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि भाई ममता ये मान के चल रही है कि भाई नहीं, मैं किसी और की फ्लैगशिप के नीचे चुनाव 2024 का नहीं लड़ूंगी। तो वहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है। दूसरी चीज़ ये, जैसे कि तेलंगाना में केसीआर कह रहे हैं कि नहीं भाई देखो ये शर्तें ऐसे होगा तभी हम कुछ सोचेंगे। ठीक है, अब यहाँ शरद पवार भी जो है वो ये चाहते हैं कि भाई ये सब अलग अलग रह के लड़ने की बजाय एक साथ होकर लड़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो पवार और नीतीश पर क्या पवार भी सहमत होंगे नीतीश को चेहरा बनाने के लिए 2024 में? ये भी एक बहुत बड़ा अभी प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर अभी तो किसी के पास नहीं है, ना नीतीश के पास है, ना शरद पवार के पास है। लेकिन क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप को उस तरह से प्रस्थापित करने में लगा हुआ है
कि जैसे वो एक विपक्ष तो है, लेकिन वो सबसे साफ, सबसे सुथरा, सबसे स्वच्छ और सबसे बेहतरीन विपक्ष है। तो अगर सब उसकी शरण में जाएंगे तभी वो कुछ करेंगे। तो वो अभी से अपने आप को उस तरह से प्रस्थापित करने में लगे हुए हैं। तो इस स्थिति में अब ये परीक्षण शुरू किया है नीतीश कुमार जी ने। अब वो कैसे उसका रिजल्ट आता है, अपने आप को कहाँ पाते हैं, किस पोजीशन पे, किस स्थिति में उस देश की राजनीति में वो अपने आप को मिल पाते हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट चेक रहेगा आने वाले दिनों में। उनको भी समझ में आएगा और साथ साथ हम लोगों को भी समझ में आएगा कि राजकारण जो है, राजनीति देश की कहाँ जा रही है और किस मोड़ पे अभी आके खड़ी हुई है। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार क्या कामयाब होंगे विपक्ष को साधने में, तो ये आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी का भी रुख अपना अलग है, जैसा कि आपने बताया। अरविंद केजरीवाल का भी अलग फैक्टर है जी। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री पद के लिए अभी चेहरा सामने आ रहा है विपक्ष दलों की तरफ से? नीतीश कुमार का वो चेहरा है, वो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आने वाले समय में अभी ममता बनर्जी भी उम्मीदवारी ठोक सकती है। और दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी भी कहीं अछूते नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी जिस तरह से कयास लगाए गए, या जब से उन्होंने राजनीति शुरू की, जो विपक्ष है, या आप कह सकते हैं खुद जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही सोनिया गांधी, उनको लगता था कि राहुल गांधी के अंदर टैलेंट है, वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है उस पर आसीन हो सकते हैं। लेकिन वो फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन ये विपक्षी खेमा जो है लगातार, इसमें तीन फाड़ अभी देखे जा रहा है। ममता बनर्जी का अलग रुख है, अरविंद केजरीवाल का अलग है, कांग्रेस का भी रुख जो है वो स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी भी अपने आप को सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी मानती है। शरद पवार लगातार उसकी अगुवाई भी करते हुए कई जगहों पर देखे भी गए हैं। आपको लगता है कि बुधवार को जो बैठक हो रही है शरद पवार के साथ में, इसमें वो राहुल गांधी के अभी नाम का जिक्र कर सकते हैं नीतीश कुमार से? शरद पवार तो बिल्कुल नहीं, नीतीश खुद भी चाहते हैं कि कांग्रेस हो। जी। नीतीश का तो ये मानना है कि कांग्रेस और वामपंथी के को छोड़ के विपक्षी मोर्चा बन नहीं सकता है। अब अगुवाई कौन करेगा, है ना, मुद्दा ये है। और राहुल गांधी, जैसे हम अभी पहले बता चुके कि अहमदाबाद में है, लेकिन अभी हमारी परसों शंकर सिंह वाघेला से बात हो रही थी रात को, शाम को, देर शाम को, मतलब रात समझ लीजिए 8 साढ़े 8 बजे हम उनसे बात कर रहे थे। तो हम पूछ रहे थे कि भाई आप अपने खुद की प्रादेशिक पार्टी लॉन्च किए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? उन्होंने कहा कि भाई वो तो लॉन्च की है जरूर, हमको लड़ना भी है, लेकिन उनका ये कहना था कि कांग्रेस जो है वो प्रादेशिक स्तर के जो नेतागण है गुजरात में कांग्रेस के, तो वो बड़ा आग्रह कर रहे हैं कि आप फिर से वापस कांग्रेस में आ जाइए। पर बोले प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी, मैंने कहा तो मिल लीजिए फिर, आप चले जाइए। तो कहते हैं कि किससे मिले? तो मैंने कहा कि अभी तो वही लोग हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, आप तो उनको ही मिलना पड़ेगा। बोले वो मिलते ही नहीं किसी को। अब शंकर सिंह वाघेला जैसा राजनेता अगर ये कहता है कि वो मिलते ही नहीं किसी को, राहुल गांधी नहीं मिलते किसी को, तो आप समझिए कि जब, और उन्होंने ये दुख भी जताया, उन्होंने कहा कि अब दुख की बात यह है कि जिस तरह से ग्राउंड लेवल कनेक्ट होना चाहिए इतनी बड़ी पार्टी के, इतने बड़े नेता का, वो है नहीं। तो उन तक चीजें जो है वो जब आप पहुंचाना चाहो तो वो उतनी जल्दी पहुंच नहीं पाती। तो ऐसी स्थिति में आप बताइए कि कैसे वो लीड करेंगे जब आप उन तक पहुंच नहीं सकते। आपको वे, और ये इनकी शंकर सिंह का हाल नहीं है, ये तो परेश धानानी जब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, और अमित चावड़ा जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, मेरी इनसे बात हो रही थी, वो कहे कि हमने 4 महीने से हम उनसे बात नहीं कर पाए। तो जब वो आपके कम्युनिकेशन के लिए जो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है, अब उसको लेकर राजनीति में तो कैसे आप क्या अटकल लगा सकते हैं कि वो क्या करेंगे या क्या निर्णय लेंगे या क्या वो मतलब एक सबके साथ आना चाहेंगे, क्योंकि वो एक्सेसिबिलिटी, जो उनका एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत संकीर्ण है शोभित जी। तो ये बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे। चलिए, हमने बिहार की राजनीति के बारे में बात कर ली। आगामी जो प्रधानमंत्री विपक्ष खेमे की तरफ से उम्मीद जता रहे हैं नीतीश कुमार, इस बारे में भी आपके विचार को हमने जाना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि राष्ट्र संवाद कार्यक्रम में हम उठाते हैं देश से जुड़े हुए कई मुद्दे, और हम दर्शकों से लगातार अपील करते हैं कि अन्य खबरों के लिए भी आप हमारे www.kalamkartavya.com वेबसाइट पर जाकर वहां पे भी खबरों के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसी आशय के साथ में कल एक नए मुद्दे के साथ में हम फिर आपसे जुड़ेंगे लगातार 11:30 से 12 बजे के बीच में। आप देखते रहिए राष्ट्र प्रथम। नमस्कार।